हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार इस भाग में हम सीखेंगे कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है और साथ ही ये जानेंगे कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या में क्या, कब और कैसे और कितना लिखा जाना जरूरी है। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे गद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है प्रसंग और व्याख्या को करने से पहले। इसमें सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संदर्भ किसे कहते हैं। संदर्भ जो कविता अथवा गद्य के अंश को व्याख्या के लिए जहाँ से लिया गया है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी देना ही संदर्भ कहलाता है। यानी आपके पास जो भी अंश है, चाहे वो गद्य का हो और चाहे वो पद्य का हो। सबसे पहले गद्य क्या है और पद्य क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। गद्य जो कि हिंदी में कहानी उपन्यास से लिए हुए जो अंश होते हैं वो गद्य में आते हैं और कविताएं जो हैं वो पद्य में आती हैं। तो दोनों ही अंश में व्याख्या की जाती हैं और जब उनमें से कोई अंश आपके सामने व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हो तो वो अंश किस पाठ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है और किस लेखक ने उसे लिखा है, ये सारी जानकारी देना संदर्भ कहलाता है। तो संदर्भ किसे कहते हैं? कविता अथवा गद्य के अंश को व्याख्या के लिए जहाँ से लिया गया है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का शीर्षक और उसके रचनाकार की जानकारी देना ही संदर्भ कहलाता है। अब प्रसंग किसे कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रसंग जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया हो उसमें कौन सा विचार, भाव या घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना ही प्रसंग कहलाता है। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि बहुत हद तक मिलता जुलता है प्रसंग और व्याख्या का, और व्याख्या थोड़ा बड़े स्तर पे की जाती है, प्रसंग को छोटे स्तर पर संक्षिप्त रूप में। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कहानी है, आपको किसी ने कहा आप अपनी तरीके से उसे सुना दें। आप उसे शॉर्ट में अपने तरीके से जितनी जल्दी उसे ख़त्म कर सकते हैं सारी जानकारी देते हुए आप उस कहानी को बता देते हैं। वैसे ही आप प्रसंग को ले सकते हैं कि आपको जो व्याख्या करने के लिए अंश दिया गया है उस अंश में मुख्य रूप से क्या बताना चाहा है कवि ने या फिर लेखक ने, वही हमें प्रसंग में बताना होता है कि इस भाग में, इस अंश में यहाँ पर लेखक ने या कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है। तो उसके जो भाव यहाँ पर सामने उसके इस अंश में दिखते हैं उसको बताना प्रसंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या किसे कहते हैं? किसी कविता अथवा गद्य के अंश में व्यक्त विचारों और भावों को सरलतम विधि से समझाना या बताना व्याख्या है। अब व्याख्या करने के लिए क्यों कहा जाता है? कवि या लेखक अपने तरीके से, अपनी शैली से अपने विचारों को प्रकट करके एक रचना प्रस्तुत करते हैं। अब बच्चों को उसकी व्याख्या करने के लिए क्यों कहा जाता है? बच्चे ने भाषा को कितनी गहराई से समझा है और भाषा से लिए गए जितने भी रचनाकार हैं, प्रसिद्ध रचनाकार, उनके द्वारा लिखित रचनाओं को उन्होंने कितनी गहराई से समझा है, ये जांचने के लिए कि उसको सरलतम तरीके से और कितनी गहराई से बच्चे ने समझा है, उसको व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। और वो व्याख्या वो किस तरीके से प्रस्तुत करता है वो ये बताता है कि बच्चे को भाषा का कितना ज्ञान हो गया है। तो व्याख्या हमें जो दी गई है उसको हम कितने ही ईजी वे में, सरलतम विधि में, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्षमता आंकने के लिए हमें व्याख्या करने के लिए दी जाती है। और व्याख्या भी यही है कि किसी भी कविता और गद्य के अंश में व्यक्त जो विचार है या फिर जो भाव हैं लेखक के या कवि के, उसको आसान सी विधि से समझाना या फिर बताना व्याख्या है। अब शिल्पगत विशेषताएं क्या है? ये तो आपने ज़्यादातर कविताओं में जब शिल्पगत विशेषताएं लिखने के लिए कहा जाता है तो बहुत देखा होगा। और अगर आप गद्य में भी बेहतरीन जानकारी रखते हैं, ध्यान से आपने पाठ्यक्रम को पढ़ा है, पाठ को समझा है, तो शिल्पगत विशेषताएं हम यहाँ पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं गद्यांश में। ये होता क्या है? शिल्पगत, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो लेखक ने आसान भाषा का प्रयोग किया है, कठिन भाषा का किया है, मुहावरे का किया है प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग किया है, उदाहरण का, उपमा का प्रयोग किया है या नहीं किया है, या फिर अपने रचना में बिंब उसने प्रस्तुत किया है या नहीं किया है। ये सारी विशेषताएं होती है लिखने के तरीके को। साधारण भाषा में हम जैसे आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं या किसी भी बात को बहुत ही संक्षिप्त रूप देकर उसको बता देते हैं,
लेकिन लेखक में वो गुण होते हैं जो किसी भी विचार को विशेष ढंग से पेश करने की क्षमता रखता है। इसी के लिए वो लेखक होता है, रचनाकार होता है या कवि होता है। तो उसकी लिखने की जो शैली है, तरीका है, स्टाइल है, वो कुछ अलग है आम व्यक्ति से, तभी वो लेखक है। वही तरीका क्या है उस लेखक का, वो हमें उस व्याख्या के लिए प्रस्तुत जो अंश है वो बताना होता है। देखते हैं क्या लिखा है इसके विषय में। शिल्पगत विशेषताएं। व्याख्या के लिए प्रस्तुत कविता या गद्य का कोई भी अंश जिसकी लेखन शैली, जिसमें भाषा कैसी है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है नहीं, विचार क्या प्रस्तुत किया गया है, बिंबों का प्रयोग हुआ है नहीं, अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं, रस कौन सा है, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है या क्लिष्ट यानी कठिन भाषा का प्रयोग हुआ है, अंचल विशेष जिससे संबंधित भाषा और उसका परिवेश बताया है, व्यंग्यात्मक जिसको टॉन्ट कहा जाता है, व्यंग्य का प्रयोग हुआ है नहीं, व्यंग्यात्मक शैली में भी हरिशंकर परिषाय की जो भी पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, उसमें पाठ्यक्रम में जो भी रचना जोड़ी जाती है वो व्यंग्यात्मक होती हैं ज़्यादातर। विवरणात्मक है, विवेचनात्मक है, या फिर कौन सी शैली का प्रयोग करा गया है, तरीका, शैली यानी तरीका या स्टाइल का प्रयोग किया गया है, बताना ही शिल्पगत विशेषताएं कहलाती हैं। अब जो हमारा मुख्य विषय ही है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, उसके लिए एक प्रारूप छोटा सा तैयार किया गया है कि हमें नियम से अगर हम इस तरीके से सप्रसंग व्याख्या करें तो हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है तो सबसे पहला नियम है कि आपका पाठ को पंक्ति दर पंक्ति शब्दों के अर्थ के साथ और जो लेखक या कवि ने अपने विचार बताने चाहें उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होना चाहिए, तभी आप पाठ की व्याख्या कर सकते हैं। संदर्भ और प्रसंग लिखना आसान है, लेकिन व्याख्या करने के लिए आपको पाठ का समझ में आना बहुत जरूरी है। फिर भी हम अब गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले, अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, संदर्भ पहले लिखा जाए या प्रसंग लिखा जाए या फिर दोनों को एक साथ लिखा जाए। आप कंफ्यूज ना हो, आपके पूरे नंबर आपको मिल सके, इसके लिए आप इन नियमों को याद कर लें कि कौन सा पहला स्टेप हमें लेना है और बेहतरीन तरीके से। कई बार ऐसा होता है बच्चे को जानकारी पूरी है लेकिन हड़बड़ाहट में या फिर बेहतरीन गाइडलाइंस ना होने की वजह से उसके नंबर भी कट जाते हैं और जो उसके पास जानकारी है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ का मतलब होता है जो अंश आपको दिया गया है व्याख्या के लिए उसका लेखक क्या है और पाठ का नाम क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, और पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में जिसमें कि गद्यांश की संक्षिप्त जानकारी होती है कि इस गद्यांश में कवि ने या लेखक ने क्या बताना चाहा है। फिर बारी आती है व्याख्या की, और यह आप तभी कर सकते हैं जब आपने पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया हो और उसको समझ लिया हो, तभी आप हर एक पंक्ति का अर्थ अपनी व्याख्या में प्रस्तुत कर पाएंगे। और उसके बाद विशेष क्या है, वो जब आपने पाठ को पढ़ा होगा, पाठ से संबंधित जो लेखक हैं और कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा आपने, और हमारे चैनल पे आप देखेंगे कि जो भी लेखक और कवि हैं उनकी जीवन परिचय पढ़ते वक्त हमने ये देखा है कि कौन सा पैराग्राफ है जिसमें लेखक या कवि के जो लिखने की शैली है वो कैसी है, उसकी क्या विशेषता है उसके लेखन की। वहाँ से हम कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, जिससे कि आपको नंबर भरपूर मिल सकते हैं, कमी नहीं आएगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आता कि आपको इस अंश से क्या विशेष ढूंढ कर लिख सकते हैं आप, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वो पैराग्राफ लेखक या कवि के जीवन परिचय से समझकर उसका एक कॉमन जो लेखन शैली की विशेषता है उसको तैयार कर लीजिए कि ये कवि या यह लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग अपनी रचना में करता है और यहाँ पर ऐसे विचार हैं और इस तरीके की भाषा सरल है, सहज है, कठिन है, तो आप उसको राष्ट्र प्रेम को प्रकट करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है, आप लेंगे और उसको एक कॉमन एक क्राइटेरिया तैयार कीजिए और उसको आप फिर उस पाठ से संबंधित कोई भी गद्यांश आए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। 3-4 विशेष भी लिखना काफ़ी हो जाएगा फिर, और आपके नंबर भी आपको भरपूर मिलेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण भी आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस तरह गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। अब इस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक गद्यांश मिलेगा जिसको देखकर आपको पहचानना है कि कौन से पाठ से ये लिया गया है, उस पाठ का नाम क्या है
और कौन सी पुस्तक है और लेखक का क्या नाम है, और फिर इन सारे ये जो अंश दिया हुआ है इसका आपको बेहतरीन तरीके से अर्थ मालूम होना चाहिए। पाठ को समझने के बाद ही ऐसा संभव है। अब इसके हम सप्रसंग व्याख्या जो हमने सीखी है उसको करते हैं। पहले हम लिखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। और प्रसंग कैसे लिखेंगे, इसमें लेखक कुटज की विशेषता बताते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करता है जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं, लेकिन ये बेशर्मी उसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम होती है। अब जो एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, उसका अर्थ हमने नहीं लिखा है प्रसंग में, सिर्फ कॉमन एक वो बताया है कि इस अंश में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, कुटज की विशेषता बताई है जो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बन के सामने आ रहा है जो बेशर्म होते हैं और उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम क्या होता है। ये हमने बताया संदर्भ, फिर प्रसंग। अब बारी आती है व्याख्या की। अब लिखेंगे हम व्याख्या। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कुटज तथा ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो बेहया दिखाई देते हैं। लेखक कहता है कि कुटज ऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड़ा है जहां अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। वह पहाड़ों की चट्टानों पर पनपने के साथ साथ उनमें विद्यमान जल स्रोतों से अपने लिए पानी की व्यवस्था भी कर लेता है। लोग फिर उसके इस प्रकार के खड़े रहने के स्वभाव को बेहया का उदाहरण भी क्यों न मान लें। यह स्वभाव उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है, अतः वह उनके स्वभाव में दिखता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं और डट कर खड़े रहते हैं। उनके स्वभाव को लोग बेहया होने का प्रमाण मानते हैं। उनका यही स्वभाव उनकी रक्षा करता है और उन्हें मजबूती से खड़े रहने में सहायता करता है। ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। अब इसको हमने गद्यांश को सरल से सरल भाषा में अपने तरीके से उसका जो रियल मीनिंग है वही हमें समझाना है। भाषा को सरल ही रखना है, लेकिन जो रियल मीनिंग है वही रखना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है। आप ये कर सकते हैं कि इस अंश के अलावा पूरे पाठ में हमने और भी जो कुछ समझा है उसको थोड़ा और ऐड कर लें, लेकिन आप इधर उधर का कुछ और नहीं लिखेंगे। गद्यांश से संबंधित ही एक सरल भाषा का प्रयोग करते हुए अर्थ पूरा लिखेंगे, और ये है व्याख्या। अब बारी आती है विशेष की, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग। अब देखेंगे पूरा पाठ बच्चों को पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, बहुत सारे कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, क्लिष्ट यानी कठिन। कुटज के माध्यम से लेखक ने गहन विचार परक वर्णन का सुंदर वर्णन किया है, यानी कि कुटज का उदाहरण लिया है और मनुष्य के विषय में समझाया और बहुत गहरी सोच सामने लाई है उन्होंने, तो ये विशेष हो गया। पहाड़ी परिवेश का वर्णन किया है, पहाड़ी क्षेत्रों का वर्णन किया है कि कैसे पहाड़ पर पथरीली ज़मीन पर और पाषाण में पत्थर में उगने वाला कुटज और उसकी फिर विशेषताएं, तो वहाँ के परिवेश का वर्णन किया है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप विशेष का भी इस तरीके से 4-5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको सप्रसंग व्याख्या करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि यहाँ पर जो हमने गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।